हेलो स्टूडेंट्स, आज है 1 नवंबर 2024। परसों आपका सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्ज़ाम है नवंबर 24 का, 3 नवंबर 2024 को। तो अगर आप ये वीडियो 3 नवंबर 2024 को अपने एग्ज़ाम से 2-2.5 घंटे पहले देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ इस वीडियो को आप सेव करके बंद कर दीजिए, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। अभी फ़िलहाल अगला 1 या 1.5 दिन आपके पास बचा है और एग्ज़ाम वाले दिन इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि जो आपका 3 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है, उस पेपर में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई बिलीव कि अगर आपने इन पॉइंट्स को नोटिस किया, कंसीडर किया और ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 10 to 15 मार्क्स तो आपके इंक्रीज़ हो ही सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है आपका ऑलवेज रीड कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। आप सबसे पहले कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आप रीड कीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप रीड कीजिए। उसके बाद आप मार्क कीजिए क्वेश्चंस जो आपको स्किप करना है ऑप्शनल में। वो आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ें। तो 15 मिनट्स में आपको डिसाइड कर लेना है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है। बस जो क्वेश्चन छोड़ना है उसको आप स्किप करें और फिर आगे आप बढ़ें। तो ये डिसीजन आपको सबसे पहले लेना है। डेफिनेटली क्वेश्चन 1 तो नहीं छोड़ेंगे, वो कंपलसरी होता है। बाकी क्वेश्चंस पे से आपको कौन सा स्किप करना है वो आप देखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हमने बोला अटेम्प्ट एमसीक्यू आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई टू कंप्लीट अराउंड 30 to 40 मिनट्स में आपको एमसीक्यू आप ट्राई करेंगे कंप्लीट कर लें। उसके बाद में राइट योर रोल नंबर एंड अदर फॉर्मेलिटीज फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग पेपर। आप पेपर स्टार्ट करने से पहले सारा रोल नंबर्स वगैरह सब कुछ इंश्योर कर लें 2-3 मिनट्स में कि आपने सब कुछ लिख दिया है, ताकि आपका बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए। और बीच बीच में एग्जामिनर आते रहते हैं कि अभी साइन करो, अभी आप अपना जो रोल नंबर होता है वो वापस आपसे ले लेते हैं, देन फिर वापस लेने आते हैं, फिर साइन करते हैं, तो इसमें डिस्टर्बेंस रहती है, ठीक है। तो आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें पिकअप करके रख लीजिए। देन उसके बाद बिफोर रीडिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन रीड करते हैं तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट रीड कीजिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो आपका लास्ट 2-3 लाइन्स में दी हुई होती हैं, सबसे पहले आप वो रीड कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है सबसे पहले लास्ट 2-3 लाइन्स में आप क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रीड कीजिए। उसके बाद में फिर आप स्टार्टिंग से अपना क्वेश्चंस रीड करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा इसलिए कि जब आपके माइंड में रिक्वायरमेंट पता है कि मुझसे ये 3 चीजें मांगी है मोटा मोटा, आपका दिमाग फिर उस तरीके से मोल्ड कर लेता है अपने आप को। फिर आपका दिमाग जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे स्टार्टिंग से, तो आपका दिमाग उसमें से काम की चीजें पिक करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये जो रिक्वायरमेंट 3 चाहिए इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली मुझे लिखनी है, उसके लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, वो अपना दिमाग उस तरीके से काम करता है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन रीड करने से पहले सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट रीड कीजिए, देन फिर उसके बाद ऊपर से कंप्लीट क्वेश्चन दोबारा से रीड कीजिए, ठीक है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हमने 6 पॉइंट लिखा, आपने मेंशन ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इन योर आंसर शीट। आपको सारी कैलकुलेशन अपनी आंसर शीट में लिखनी है। जो भी आप कैलकुलेटर पर करते हैं वो सारी चीजें आपको आंसर शीट पर अपनी लिख देनी है। आपको ये नहीं सोचना कि ये तो रफ है और ये तो मैंने कैलकुलेटर पर प्लस माइनस गुणा भाग करके निकाल लिया और बस फाइनल चीज मैंने आपका किसी फिगर में ऐड करके उसको डायरेक्टली लिख दिया। जो भी आप चीजें कर रहे हैं वो आप आंसर शीट पर लिख लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नहीं पता आपको कौन सी डिजिट के आपको नंबर मिल जाए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ चीजें मैं सोच रहा था कि ये तो रफ है, तो मैं पीछे करने का ट्राई करा कि लास्ट पेज पर मैं इस चीज को ऐसे ऐसे लिख कर लूं, निकाल लूं, जो फाइनल आए वो पुट कर दूं। लेकिन नहीं, मैंने जो चीजें करी वो सारी आंसर शीट पे की और उसके मार्क्स भी हमें मिले हैं। तो आप जो भी कुछ है वो लिख दीजिए। जब आप अपना टाइम लगा ही रहे हैं कैलकुलेशन करने में, तो उसको पेपर पर भी प्रेजेंट कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। टाइम तो आपका लग ही चुका है, टाइम ही तो मैटर करता है आपका कि 3 इयर्स में आपको पेपर करना है। आप कैलकुलेशन सारी कर ही चुके हैं, तो उसको फिर रफ में क्यों लिखना या फिर ओरली ही क्यों सोचना, उसको आप पेपर पे अपने लिख दीजिए। तो जो भी कुछ है आप सब बता दो, हमें ये भी आता है निकालना, एग्जामिनर को सब कुछ बता दो, हमें ये कैलकुलेशन भी आती, ये भी आती, ये भी आती, सब चीजें आप बताकर उस चीज को सब कुछ आप अपने पेपर पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ट्राई टू प्रेजेंट योर आंसर। सॉल्यूशन आप बहुत ही क्लीन सॉल्यूशन नहीं करना है। आप सोचो नहीं मैं जो है वो पूरा तराशूं उसको अपने पेपर को और पूरा स्केलिंग से लाइनिंग करूं, मल्टीपल पेन्स यूज कर रहे हैं, 10 चीजें और बच्चे मैं देखता हूं किस तरीके से करते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। आप बिल्कुल लिखिए अपना फ्लुएंट हैंडराइटिंग में आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका पूरा होना चाहिए, आंसर पूरा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा खोल खोल कर करनी चाहिए, ठीक है।
थोड़ा सा ऐसा ना हो कि काफी सारा घिचपिच हो रहा है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, ऐसा नहीं। आप पूरी शीट यूज कीजिए, लाइनें छोड़ छोड़ कर लिखिए ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। स्केलिंग वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है ना, अब आपका प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो यू शुड राइट अ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि आपको पीपी के बारे में लिखना है, पीपी की कैलकुलेशन पूछ रहा है कि कौन कौन सी कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी तो कौन सी कॉस्ट नहीं होगी कैपिटलाइज, तो वो सारी चीजें आप पीपी में कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होती हैं कि भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो, वो सारी आपकी कैपिटलाइज होती हैं, तो पीपी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप लिख दीजिए, उसके बाद में अपना प्रैक्टिकल पोर्शन आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लाइक कोई भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है आपका कि पीपी कब रिकॉग्नाइज की जाती है, ठीक है। कोई एग्जेम्पशन क्राइटेरिया बड़े सारे इंडेस में आता है कि ये पर्टिकुलर चीज इस इंडेस में नहीं आती है, वो सब चीजें आप लिख लीजिए। कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी आपकी जो है वो जो आप करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में उसको थ्योरेटिकली भी आप लिख दीजिए कि ये चीज इस बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है एज पर XYZ इंडेस, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कोई भी वर्ड है उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल पोर्शन अपना स्टार्ट करना है जहां पे आप नंबर्स की बात करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बस FR का एग्जाम मतलब है प्रैक्टिकल और वहां पे सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, आपको अपना थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखना है। वहां पे आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कैलकुलेशन तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट कौन बताएगा कि हमें कॉन्सेप्ट भी आता है, वो आप लिख कर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, कहता है चेक कीजिए आप वेदर एनी क्वेश्चन है मे हैव डिफरेंट सॉल्यूशन। आपको कई एम्बिग्यूटी लगती है कि इसका सॉल्यूशन तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप सेफर साइड के लिए दोनों सॉल्यूशन अपने प्रेजेंट कर लीजिए ऑल्टरनेटिव करने के लिए, ताकि आपका व्यू क्लियर हो जाए कि हाँ मैं ऐसे सोचूं तो ये चीज है, अगर ये अजम्पशन लिए तो इस तरीके से आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको रिवैल्यूएशन की बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप रिट्रोस्पेक्टिव जो आपकी अप्रोच होती है डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, और आपकी दूसरी अप्रोच होती है रीस्टेटमेंट अप्रोच। तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो दोनों अप्रोच के साथ में आंसर सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस मेथड के साथ में सॉल्व करना है। तो दोनों से आप सॉल्व कीजिए और दोनों से आप लिख कर आ जाइए कि इससे सॉल्यूशन इस तरीके से प्रेजेंट होगा, इससे सॉल्यूशन इस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो दोनों चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद में कहता है 10th पॉइंट में मैंने बोला कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर नंबरिंग। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हेडिंग बनाकर देगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पॉइंट नंबर A B C और आप बिल्कुल स्पेसिफिकली सोच के इस तरीके से लिखें। जरूरी नहीं है कि ऐसा है, ऐसा आया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जो है आपका पैराग्राफ फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सच केसेस में यू शुड हाईलाइट एंड मार्क द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन एज डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 5 अबव। जब मैंने पॉइंट नंबर 5 में आपको बताया था कि आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि आपकी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में मांग क्या क्या रहा है। उसमें हो सकता है कुछ चीजें प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट हो और कुछ चीजें आपकी थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट हो, तो आपको वो चीजें मार्क कर लेनी है कि हाँ ये इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये चीजें मांग रहा है। उसके हिसाब से फिर आपको जो है अपने रिक्वायरमेंट क्वेश्चन से पढ़कर वो सारी चीजें बता रही है ताकि आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट मिस ना हो। अगर 4 चीजें पूछ रहा है, 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरेटिकल, तो होता क्या है कि आप प्रैक्टिकल पोर्शन तो लिख देते हैं कि हाँ ये कैलकुलेट करके ये निकाल लिया, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल बातें भी पूछ रहा होता है वो हमसे मिस हो जाती हैं क्योंकि स्पेसिफिक नहीं दिया होता इस वजह से। तो ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकते हैं अगर आपने इन चीजों को फोकस नहीं किया। फिर आपका 11 पॉइंट है कि अब रिक्वायरमेंट जो है अनऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे पॉइंट वाइज अगर नहीं आती है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में आती है, तो वो कैसी हो सकती है, वो इस तरीके से हो सकती है जैसे मैंने 102 आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का एग्जांपल दिया। कैलकुलेट एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर इंड एस 102 एंड एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ वेस्टिंग कंडीशन दैट रिलेट टू मार्केट एंड नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशंस। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, ये मैंने वैसे रैंडम लिख दिया है कि भाई आपका 102 के हिसाब से एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए आप वो बताएं। उसके बाद उसने पूछा एनालाइज करिए आप इंपैक्ट ऑफ वेस्टिंग कंडीशन, आपकी जो वेस्टिंग कंडीशन अगर मार्केट रिलेटेड है तो आपके सॉल्यूशन पे फिगर्स पे क्या फर्क पड़ता है, और नॉन मार्केट कंडीशंस होती हैं तो उस केस में आपका कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, मार्केट कंडीशन कैसे कंसीडर करते हैं, नॉन मार्केट कंडीशन का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है
ये तो आपका हो गया प्रैक्टिकल पोर्शन कि एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो आपको बड़ा अच्छे से आता है कि हाँ ये डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, प्रोपोर्शनेट किया, 1/3 आंसर आ गया, फिर 2/3 माइनस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज आंसर आ गया। ठीक है, वो आप जर्नल एंट्री भी पास कर देंगे उसके बाद में। लेकिन ये जो पोर्शन है आपका थ्योरेटिकल वाला कि वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग कंडीशन का भी उसने पूछा था, ये हम मिस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में क्या है कि एफआर तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और नंबर्स के मार्क्स हैं और सिर्फ जो है हमें नंबर्स वाली चीजें करनी है, लेकिन इसके भी मार्क्स होंगे। वहां पे क्या होता है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है मैंने तो पूरा क्वेश्चन किया था, लेकिन एक्चुअल में आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसने पूछा था भाई एनालिसिस भी चाहिए मुझे सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे एनालिसिस चाहिए, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग कंडीशन कैसे होंगी, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होंगे उसके। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये 11 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में ऑलवेज अटेम्प्ट 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है डेफिनेटली, ये तो आप नॉर्मल जानते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, देन राइट वट एवर यू नो अबाउट सच इंडेज। नॉर्मली इंडेज का ही क्वेश्चन आएगा आपका एफआर में, तो उस इंडेज के बारे में आपको जो पता है वो आप लिख कर आ जाइए। बिलीव कीजिएगा इन चीजों के भी नंबर मिलते हैं आपको मान लो इंडेज 24 बिल्कुल नहीं आता, रिलेटेड पार्टी का बस मीनिंग पता है मुझे कि हाँ क्या होती है, तो आपको जो आता है ना वो आप लिख कर आ जाइए। फाइनल कंक्लूजन आप मत निकल के आइए, आपको जो आता है उस इंडेस में पर्टिकुलर वो आप लिख कर आ जाइए। आप कहो मैंने इंडेस 19 तो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आप कुछ भी लिख कर आ जाइए उसमें कि हाँ शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं और आपके अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, ये सब चीजें आप लिख कर आ जाइए। ठीक है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, इसके मीनिंग आप लिख कर आ जाइए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 100% पेपर आपका अटेम्प्ट होगा और कुछ नहीं पता कि इन चीजों के हो सकते हैं मार्क्स मिल जाएं। लेकिन ऐसा सिर्फ आपको कब करना है, जब आपके सारे जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं मुझे अच्छे से, वो मैं सारे कर चुका हूं। अब मान लीजिए मेरे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, बस हाँ इंडेस कभी पढ़ा था और कुछ मुझे चीजें आती हैं, बस मैं उसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल 2-4 लाइन में लिख सकता हूं, बस इतना लिख सकता हूं और मेरे पास 15-20 मिनट है भी। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उठकर चला जाऊं कि ठीक है भाई 3:30 तो बज ही चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, अब 1.5 घंटे के बाद लगभग शायद जाने देते हैं एग्जाम में अब। ठीक है, तो आपके पास अब टाइम बचा है, तो आप क्या करें, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप 15-20 मिनट पे अटेम्प्ट करके और आप अपना कुछ लिख दीजिए, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा भी देखा है कि आपने लास्ट जब पेपर बिल्कुल एग्जामिनर ले रहा होता है ना आपसे, उस टाइम पर भी आपने जो लिखा बिल्कुल आपके जस्ट आगे वाले बंदे के पास बैठा है एग्जामिनर, उसका पेपर ले रहा है और बिल्कुल जस्ट अगला नंबर आपका, और आपने इतनी देर में 1 या 1.5 लाइन बस जल्दी लिख दी और उस पर भी आपको 1 नंबर मिल गया। ऐसा प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो इन चीजों के भी मार्क्स मिलते हैं, आपको जो आता है वो लिख दीजिए। आप सोचिए सिचुएशन क्या होती है, बिल्कुल 5 बज चुके हैं, बस अब पेपर छिड़ना शुरू हो गया है, बिल्कुल लास्ट फर्स्ट रो पे, अब आपके पास बंदा आने वाला है, उस ड्यूरेशन में आपने कुछ चीजें लिखी और उसके आपके 1-2 मार्क्स मिल गए। एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस करे और आपको ये 12 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं अपने एग्जाम करते टाइम पे। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, आप अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।